हेलो एवरीवन। वेलकम टू CVPS साइंस स्टूडियो। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपके लिए लेकर के आया हूं, एंड दैट इज द ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये क्लास 11th में ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो यूनिट है उसका एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस पर्टिकुलर चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, लगभग 3 से 4 या 5 क्वेश्चन तक हमको देखने को मिलते हैं नीट के अंदर। तो इसी चैप्टर को अब हम समझते हैं। तो इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में कन्वर्ट कवर करेंगे। जो पहला पार्ट है उसके अंदर मैं जो आपके लिए रिस्पेक्टिव टॉपिक्स लेकर के आया हूँ, तो पहले वो टॉपिक देख लेते हैं कि हमारे टॉपिक क्या क्या होने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर्टिकुलर टॉपिक का इंट्रोडक्शन कि ब्रीदिंग एक्चुअली होता क्या है। उसके बाद हम ब्रीदिंग के जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं जिनके थ्रू ब्रीदिंग होगा, हम उनके थ्रू वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट होगा ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम, कि ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से रेस्पेक्टिव ऑर्गन्स आते हैं और वो ऑर्गन मिलकर के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं उसके बारे में। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। तो सबसे पहले आते हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर। तो आप सभी बच्चों ने, आप सभी लोगों ने जब क्लास 10th पढ़ी होगी, तो क्लास 10th में एक लाइफ प्रोसेस का चैप्टर आता है जिसमें हम रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ते हैं। उस रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है कि इमेजिन इमेजिन करिए कि ये कोई एक सेल है या कोई ऑर्गेनिज्म मान लेते हैं अपन। ठीक है, इसके अंदर हमने देखा था कि न्यूट्रिशन के बाद ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पर फूड आता है और फूड आ गया यूजुअली ग्लूकोज के फॉर्म में। अब जिस फूड से अगर हमको एनर्जी लेनी है, एटीपी का सिंथेसिस करना है, तो यहाँ पर क्या है कि सर इसको हम कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ, और जब ये कंबाइन करता है तो यहाँ पे वाटर, एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है। तो यानी कि ये जो हमारा प्रोसेस है, जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, इसको अपन बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन इसको कहते हैं, या इसको इंटरनल रेस्पिरेशन भी हम बोल देते हैं। यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस द एनर्जी। अब इस दौरान आप देख रहे हो कि सर इस ऑक्सीजन गैस की, यानी कि ये बाहर अगर मैं बोलूं कि सर ये एटमॉस्फेयर है, या सपोज करो कोई ऑर्गेनिज्म है वो पानी के अंदर रहता है तो हाइड्रोस्फीयर भी मान लेते हैं। तो हमारी जितनी भी गैसेस है वो एनवायरमेंट में प्रेजेंट होती हैं, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो एनवायरमेंट में है, तो इस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो गैस आएगी एटमॉस्फेयर से, ये ऑर्गेनिज्म के अंदर गैस एंटर करना, और जो रेस्पिरेशन के टाइम में जो गैस प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर करना। लिविंग ऑर्गेनिज्म के ये कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर विवॉल्व होती है तो एनवायरमेंट के साथ में गैसेस का एक्सचेंज होता है। ये जो एनवायरमेंट के साथ गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, इसी को अपन प्रोसेस, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग, और इसको एक नाम से और जानते हैं, दैट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसका अगर हम सिंपली, अगर मैं इसको डिफाइन करूं कि ये प्रोसेस है क्या, ब्रीदिंग क्या होता है, तो सिंपल इट इज डिफाइंड एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स with their environment, with their environment। तो इसको हम कहते हैं ब्रीदिंग। जरा देखो एनसीईआरटी इस इंट्रोडक्शन के पॉइंट के बारे में क्या कहती है। ठीक है, तो यू हैव ऑलरेडी read earlier, oxygen is utilized by the organism to indirectly break down nutrient molecules like glucose and to drive energy for performing various activities. Carbon dioxide, which is harmful for, is also released during the above catabolic reactions. It is therefore evident that O2 has to be continuously provided to the cells, and CO2 produced by the cells have to be released out. This process of exchange of oxygen, ठीक है, from atmosphere with the carbon dioxide produced by the cell is called breathing and commonly known as respiration। तो इसी को हम respiration भी कहते हैं। Okay, so place your hands on your chest. You can feel the chest moving up and down. You know that it is due to breathing. How do we breathe? The respiratory organs and the mechanism of breathing are described in the following sections of this chapter। तो ये तो हमारा इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट हो गया कि सिंपली ब्रीदिंग है क्या चीज। अब इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं, तो ये मैंने आपको इनिशियली इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि क्या क्या हम कंटेंट कवर करेंगे।
तो पहला जो हमारा पॉइंट है दैट इज द इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन, ये हमारा डन हो गया। अब ये जो ब्रीदिंग होती है, ये ब्रीदिंग होती कैसे है? क्या हर ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे मान लो आप ह्यूमंस के बारे में जानते ही हो कि ह्यूमंस में लंग्स होते हैं, क्या सबके अंदर लंग्स होते हैं? ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे रेस्पायर करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व है। तो अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में जब हम बात करते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है, ये एनिमल फिजियोलॉजी का चैप्टर है, तो इसमें बेसिकली हम एनिमल्स के बारे में ही पढ़ते हैं कि एनिमल्स के अंदर कौन से रेस्पेक्टिव हमारे पार्ट्स हैं जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं। तो इसमें अगर आप देखोगे कॉर्डाटा फाइलम को, जिसमें हमारे लगभग 11 फाइलम होते हैं, तो 11 फाइलम जो स्पॉन्जेस होते हैं, जिनको कॉमनली पोरिफेरा बोलते हैं, सिलेंट्रेट होंगे, टीनोफोर्स होंगे, फिर प्लेटी हेलमिंथिस होते हैं, फिर एस्की हेलमिंथिस होता है, फिर एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा, देन उससे पहले इकाइनोडर्मेटा, देन हेमिकॉर्डेटा, देन कॉर्डाटा। तो इनमें कुछ हमारा डाटा दिया गया है हमारे सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो रेस्पेक्टिव ऑर्गन्स हमको पढ़ने हैं और हमारे लिए बहुत जरूरी है याद रखना। तो पहले आप देखोगे स्पॉन्जेस के अंदर, सिलेंट्रेट के अंदर फ्लैटवर्म और राउंड वर्म्स, यानी कि ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि हमने कहा कि कॉर्डाटा फाइलम है, इस कॉर्डाटा फाइलम को अगर आप 11 फाइलम में डिवाइड कर देते हो, सबसे पहला फाइलम हमारा पोरिफेरा, फिर हमारा फाइलम है सिलोंट्राटा या टीनोफोरा, ठीक है, उसके बाद प्लेटीहेलमिंथिस। इन सबका मैं कंप्लीट नाम नहीं लिखूंगा, मैं आप सभी को एक शॉर्ट में, क्योंकि लगभग क्लास 9th के अंदर ये सारे फाइलम्स हमने पढ़े हुए हैं, और नहीं भी पढ़े हुए हैं तो इसका किसी भी बुक को आप उठाओगे तो वहां पर इनके नाम आपको मिल जाएंगे। तो पहला पहला लेटर मैं लिख देता हूं, तो टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथिस, एस्की हेलमिंथिस, एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डाटा और कॉर्डाटा। और इसी कॉर्डाटा फाइलम के अंदर मैमल्स आते हैं, जो कि हम हैं, ह्यूमंस भी इस फाइलम के अंदर आ रहे हैं। तो स्टार्टिंग से देखो, अगर स्पॉन्जेस की बात कर रहे हो, सिलेंट्रेट की बात कर रहे हो, फ्लैटवर्म और राउंडवर्म, यानी कि जो हमारे प्लेटी हेलमिंथिस होते हैं इनको कॉमनली फ्लैटवर्म्स बोलते हैं, जो एस्की हेलमिंथिस हो गए इनको कॉमनली हम राउंडवर्म्स कहते हैं, राउंडवर्म्स। तो इनके अंदर जो रेस्पिरेशन होगा वो जनरल बॉडी सरफेस से हो रहा है। किससे हो रहा है? जनरल बॉडी सरफेस से, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू हो रहा है। मतलब कोई रेस्पिरेटरी का कोई स्पेसिफिकली ऑर्गन या टिश्यूज डेजिग्नेटेड नहीं है जिनका काम रेस्पिरेशन करना हो, तो जो बॉडी का सरफेस है वही इन्वॉल्व है रेस्पिरेशन करने में। नेक्स्ट है अर्थवर्म। अर्थवर्म जो आता है वो अनिलिडा फाइलम के अंदर आता है, अनिलिडा फाइलम के अंदर आता है। एस्की हेलमिंथिस, हो सकता है धीरे धीरे मैं इस वीडियो के दौरान सारे नाम लिख ही दूं। ओके, सो अर्थवर्म जो आएगा वो अनिलिडा के अंदर आएगा। तो अर्थवर्म में जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है स्किन के माध्यम से, मॉइस्ट स्किन। जब स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है तो उसको अपन कहते हैं क्यूटेनियस, उसको हम लोग बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। जैसे लंग्स के थ्रू होता है तो उसको कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, यहाँ स्किन के थ्रू होता है तो उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। उसके बाद इंसेक्ट्स पे आ जाओ, तो इंसेक्ट जो आते हैं वो आते हैं अर्थ्रोपोड्स के अंदर, अर्थ्रोपोड्स के अंदर, अर्थ्रोपोड्स के अंदर। यहाँ पर आप देखो यूजुअली कॉकरोच को जब देखते हैं तो कॉकरोच एक इंसेक्ट को रिप्रेजेंट करने वाला एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है। तो उसमें ट्रैकियल ट्यूब्स होती हैं, स्पाइरिकल्स जो कि बॉडी ओपनिंग्स होती हैं, उनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। देन मोलस्का एक्वेटिक इंसेक्ट के अंदर हमें गिल्स मिलते हैं। तो जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर गिल्स मिलेंगे जो कि वाटर से गैसेस एक्सचेंज करने में कैपेबल हैं। उसके बाद वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर जब फिश आती है तो फिश में मिलता है गिल्स, गिल्स के थ्रू होता है। एम्फीबियंस में लंग्स और स्किन के माध्यम से होगा। जैसे फ्रॉग है तो फ्रॉग में लंग्स भी होते हैं, स्किन भी होती है, उसकी जो मॉइस्ट स्किन है वो रेस्पिरेशन भी करती है, और उसमें बकल कैविटी भी होती है जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स के अंदर लंग्स इन्वॉल्व होते हैं बेटा रेस्पिरेशन के लिए, इनमें लंग्स मिलेंगे, यानी कि ये एयर एटमॉस्फेयर के अंदर ही ब्रीथ कर सकते हैं। इसलिए आप कोई आंसर भी मिलेगा कि जो मछली है वो पानी में क्यों रहती है और जो हम एनिमल्स हैं वो हम एयर में क्यों रहते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है ब्रीदिंग। मैमल्स हैव अ वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आए हैं, यानी कि कॉर्डाटा की तरफ आते हैं, तो ये सबसे ज्यादा डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है। तो जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ है तो सबसे हाईली इवॉल्व जो ऑर्गेनिज्म है वो कॉर्डाटा ग्रुप के अंदर आते हैं। तो हम मैमल्स हैं, हम भी कॉर्डाटा ग्रुप के अंदर ही आते हैं। सो वी हैव अ वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम।
तो जनरल ओवरव्यू तो हमने ले लिया। सबसे पहले देखा बॉडी सरफेस से रेस्पिरेशन हो रहा है, फिर हमने देखा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन से हो रहा है, उसके बाद हमने बात करी बॉडी पे ओपनिंग से स्पाइरिकल्स, गिल्स, उसके बाद लंग्स, स्किन, लंग्स, देन अब हम आते हैं मैमल्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर, यानी कि ह्यूमंस के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर है। आगे आते हैं जरा इस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का एनसीईआरटी वाला जो सेक्शन है वो क्या कहता है उसको एक बार हम देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स depending mainly on their habitats and level of organization. Lower invertebrates, like for example sponges, coelenterate, flatworms, exchange oxygen with carbon dioxide by simple diffusion over their entire body surface. यानी कि ये ऑर्गेनिज्म क्या यूज कर रहे हैं, बॉडी सरफेस यूज कर रहे हैं। फिर अर्थवॉर्म की बात करेंगे। अर्थवॉर्म यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल एंड इंसेक्ट हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब, ट्रैकियल ट्यूब्स, यानी कि इसमें ये ट्रैकियल ट्यूब्स हो गई, बॉडी ओपनिंग होती है जिनको स्पाइरिकल्स कहते हैं, टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। स्पेशल वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गिल्स आर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स, यानी कि गिल्स की जब बात करते हैं तो दे आर यूज्ड बाय एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स एंड मोलस्का, whereas वेस्कुलराइज्ड बैग्स कॉल्ड लंग्स आर यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। वर्टिब्रेट की बात करते हैं। वर्टिब्रेट्स के अंदर देखो बेटा, फिश गिल्स यूज करती हैं, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स लंग्स यूज करते हैं, ठीक है। एम्फीबियंस के अंदर देखो कहा गया है, एम्फीबियंस के अंदर कि दे रेस्पायर थ्रू मॉइस्ट स्किन एज वेल। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन वाला जो पार्ट है वो भी डन हो गया, यानी कि इस वीडियो की स्टार्टिंग में जाते हैं दोबारा, जो हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक में आप देखो सबसे पहले पॉइंट हमारा इंट्रोडक्शन डन हुआ, फिर हमने बात करी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में, तो हमारा रेस्पिरेशन भी डन हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो अब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ते हैं। तो जब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो ह्यूमंस के अंदर वेल डिफाइंड रेस्पिरेटरी सिस्टम है। इस सिस्टम का केवल एक ही काम है कि जो एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर से एफिशिएंटली गैसेस को एक्सचेंज करना। फिर इसी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एक स्पेशल मैकेनिज्म है जहां पर गैसेस का एक्सचेंज भी होता है। तो ये एटमॉस्फेयर से गैसेस एक्सचेंज कर रहा है, यानी कि ऑक्सीजन हमारी एयर से, एटमॉस्फेयर से ट्रेवल कर रहा है हमारे लंग्स के अंदर, और जो CO2 हमारी बॉडी के अंदर जनरेट हो रही है वो लंग से बाहर आ रही है। तो दो फंक्शन ये परफॉर्म करता है, सबसे पहले तो एटमॉस्फेयर के साथ एक्सचेंज है, और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि सर अगर बॉडी के अंदर इन गैसेस को भेजना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो ये एक्सचेंज भी कर रहा है, इसको ब्लड में भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, अपने अंदर से ब्लड में भी भेज रहा है। तो इस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में ही हम बात करते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या पॉइंट आता है, तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम है, वन बाय वन इसको हम देखेंगे कि कौन कौन से रेस्पेक्टिव इसके अंदर पार्ट्स आते हैं। तो सबसे पहला पार्ट इसके अंदर अगर कोई आएगा तो दैट इज गोइंग टू बी द नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स आते हैं। तो नॉस्ट्रिल्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक डाउट बनता है कि नॉस्ट्रिल ही क्यों, हम एयर की इनहेलेशन तो माउथ के थ्रू भी कर सकते हैं, बकल कैविटी के थ्रू भी हो जाती है, तो ऐसा नहीं है। नोज का अपना खुद का एक इंपॉर्टेंस है, अभी उसको मैं बताता हूं कि क्या इंपॉर्टेंस है नॉस्ट्रिल्स का। तो नॉस्ट्रिल्स को देखना कि हमारे पास दो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, नजल चैम्बर, ये इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग्स है, ये इसकी इंटरनल ओपनिंग्स होती हैं। अब ये जो नजल चैम्बर है, इस नजल चैम्बर के आप अंदर देखना, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ठीक है। जब यहां से एयर ट्रेवल करेगी, एयर ट्रेवल करती है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एक म्यूकस और हेयर फॉलिकल्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, इसके अंदर आप देखना ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। और तीसरा, इसके अंदर आप देखना ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स भी होते हैं, ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स। तो बकल कैविटी से क्यों ब्रीद नहीं करना चाहिए, ध्यान देना मेरी बात को। बकल कैविटी से आप एयर ब्रीद इन करोगे तो उसके अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल है, जम्स पार्टिकल है, उनको फिल्ट्रेशन का कोई उसमें फिल्ट्रेशन वगैरह नहीं होती है। उसके साथ
अगर मान लीजिए हवा ठंडी है या हवा गर्म है, तो टेम्परेचर वेरिएशन को, जो टेम्परेचर गैप आ रहा है उसको हम क्या उसकी एयर कंडीशनिंग करते हैं क्या? अगर मान लो एयर ठंडी जा रही है तो बॉडी के अंदर क्या उस हवा का जो जो एयर है उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं? नहीं। लेकिन नोज ये काम करती है बेटा, ध्यान देना इस बात के ऊपर। तो सबसे पहला पॉइंट है सर, म्यूकस हेयर फॉलिकल्स की वजह से ये जो हमारा पार्ट होते हैं म्यूकस और हेयर फॉलिकल्स, ये क्या करेंगे? दे ट्रैप्स डस्ट एंड जम्स पार्टिकल, जम्स। उसके बाद जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है सर, ये सेंस ऑफ स्मेल देता है। तो स्मेल का सेंस तो हमारे नजल चैम्बर के अंदर ही है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर बकल कैविटी में नहीं होते हैं, नजल चैम्बर के अंदर ही होते हैं। और तीसरी चीज है सर, ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं और ये जो म्यूकस है, ये एयर कंडीशनिंग करती हैं, एयर कंडीशनिंग करती हैं। एयर कंडीशनिंग का क्या पॉइंट हुआ कि सर अगर हमारी एयर, बॉडी के बाहर जब एयर आ रही है वो ठंडी है, तो नजल चैम्बर क्या करेगा, उस एयर का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाएगा और तब वो एयर के अंदर जाती है। और वाइसा वर्सा होता है अगर गर्म हवा होती है तो पहला हमारा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज गोइंग टू बी द नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल के बाद में सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आता है? नॉस्ट्रिल के बाद में सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दैट इज फेरिंग्स। फेरिंग्स। अब बेटा फेरिंग्स कोई एक पार्ट नहीं होता है, कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसको सिंपली हम एक एरिया के तौर पे देखेंगे। ये क्या होता है कि भाई अगर आपके पास ये नॉस्ट्रिल्स हैं तो ये एक कैविटी में लीड करता है और इस कैविटी को अपन कहते हैं, हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया फेरिंग्स। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है इसके अंदर? तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा लैरिंग्स। लैरिंग्स का कोई रोल नहीं है रेस्पिरेशन के अंदर, लेकिन जो रेस्पिरेटरी पाथवे है, जो रेस्पिरेटरी ट्यूब्स होते हैं, ये उसके मिडिल में आता है, तो इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं लैरिंग्स को। या लैरिंग्स को डिस्कस ना करके मैं सीधा ट्रैकिया ही पढ़ाता हूं आपको। ट्रैकिया देखो, अभी तक क्या देखा कि नोज है, नजल चैम्बर्स है, लीड करती हैं इनटू फेरिंग्स, और यहां से एक डक्ट स्टार्ट हो जाती है, एक ट्यूब स्टार्ट होती है, उस ट्यूब को अपन कहते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया, इस ट्यूब, इस ट्रैकिया के टिप के ऊपर यहां पर एक बॉक्स होता है, एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स को कहते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स। और ये जो लैरिंग्स है ये होता है वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स जो कि कार्टिलेजिनस फ्लैप्स का बना हुआ है। अब इसका एक सबसे ऊपर का कार्टिलेजिनस फ्लैप है जिसको कहते हैं एपिग्लोटिस। कलर बदल लेते हैं इसके लिए, एपिग्लोटिस। इस एपिग्लोटिस का काम होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम फूड स्वेलोइंग करते हैं तो एनगल्फिंग के टाइम पे फूड हमारा केवल फूड पाइप के अंदर ही जाना चाहिए, ट्रैकिया के अंदर नहीं जाना चाहिए, तो उसकी एंट्री ट्रैकिया के अंदर प्रिवेंट करता है एपिग्लोटिस। क्लियर? तो ये इसी वॉइस बॉक्स का सबसे ऊपर का हमारा कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है वॉइस बॉक्स के अंदर। तो इस वॉइस बॉक्स के अंदर हमें पता वोकल कॉर्ड होते हैं, और आउटगोइंग जो एयर होती है वो साउंड प्रोड्यूस करती है, जिसके कारण ये वाइब्रेट करते हैं, दे प्रोड्यूस द साउंड। बात करते हैं इंपॉर्टेंटली ट्रैकिया के ऊपर। तो ट्रैकिया जो है, अगर आप इसको देखोगे ट्रैकिया को, 20 से 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है ये ट्यूब। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है? ये कहां मिलेगा? ये नेक रीजन में मिलता है, फाउंड विद इन नेक रीजन। फाउंड विद इन नेक रीजन। covered by C-shaped cartilaginous ring, C-shaped cartilaginous rings। तो C-shaped cartilaginous rings इसमें होती हैं। रीजन क्या है C-shaped cartilaginous rings होने का? तो सिंपल, एयर है तो इन्फ्लेटेड रहेगा, और अगर एयर नहीं है तो कोई भी चीज कोलैप्स होने के चांस होते हैं। तो एब्सेंस ऑफ एयर में ट्रैकिया को कोलैप्सिंग से बचाने के लिए इसमें सी शेप्ड सेमी सर्कुलर कार्टिलेजिनस रिंग्स दिए जाते हैं। आप इनको टच करके अपने यहाँ पर यू कैन ऑल्सो फील इट कि वो कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट हैं ट्रैकिया के अंदर। तो ये हमारा ट्रैकिया है। अभी जो ट्रैकिया होता है ये, अगर आप देखोगे एट फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा, फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे, it divides into bronchi। अब ये ब्रोंकाई में डिवाइड कर जाएगा।
5th थोरैसिक वर्टिब्रा पे आती है। तो ये आप ट्यूब देख रहे हो, तो ये एपिग्लॉटिस वाला पोर्शन है। एपिग्लॉटिस, ये लैरिंक्स वॉइस बॉक्स है, और ये पूरी जो ट्यूब है दैट इज गोइंग टू बी द ट्रैकिया, गर्दन से नीचे जा रही है, और ये यहाँ पर डिवाइड कर जाती है इनटू 2 ब्रांचेस, जिसको अपन कहते हैं, हम लोग बोलते हैं ब्रोंकाई। तो ये जो ब्रांच है ये लेफ्ट की तरफ गई तो लेफ्ट ब्रोंकाई, और अगर राइट की तरफ गई तो राइट ब्रोंकाई। सिंगुलर बोलेंगे ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस। तो ट्रैकिया के बारे में ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ। अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि जब ये ब्रांच में बढ़ जाता है, यानी कि ब्रोंकाई, ब्रोंकस आ जाती हैं, तो ब्रोंकस एंटर करती हैं हमारे एक स्ट्रक्चर के अंदर जिनको हम बोलते हैं लंग्स। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, दैट इज लंग्स। यहां पे आपको दिख भी रहे होंगे कि ये जो पिंक कलर के स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ऐसे ट्रायंगुलर शेप, ये लंग्स ही हैं। तो लंग्स जो होते हैं कहाँ लोकेटेड हैं? ये इनकी लोकेशन होती है थोरैसिक कैविटी के, लोकेशन इन थोरैसिक कैविटी, यानी कि जो चेस्ट कैविटी है इसके अंदर इसकी लोकेटेड है। अभी जो कैविटी है पूरी की पूरी, ये बनती कैसे है, ध्यान से देखना, बनती कैसे है कैविटी। इस कैविटी के बैक साइड, यानी कि अगर आप एक ह्यूमन बॉडी को देख रहे हो तो जो ह्यूमन बॉडी की बैक साइड होती है उसको हम बोलते हैं डॉर्सल साइड। तो डॉर्सल साइड, फिर आगे वेंट्रल साइड, और नीचे की तरफ बात कर लीजिए, ठीक है, यानी कि इसको बोलेंगे पोस्टीरियर साइड। पोस्टीरियर साइड, डॉर्सल साइड होती है बैकबोन, बैकबोन, और आगे होता है हमारी चेस्ट बोन जिसको कहते हैं स्टर्नम। स्टर्नम, ये बैकबोन है, ये स्टर्नम है, और नीचे यहां पर एक हमारा डोम शेप स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं डायफ्राम। डायफ्राम, ठीक है, और लेटरली यहां पे पूरा एक केज बनता है जिसको बोलते हैं रिब केज। रिब केज, तो आप जरा देखोगे तो सामने से अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये हमारे यहाँ पे बीच में एक स्टर्नम होती है, इसके एग्जैक्टली बैक साइड में जाओगे तो बैकबोन होती है, साइड से रिब्स आ रखी हैं, ठीक है, और नीचे से ये देखो, नीचे से यहाँ पर डायफ्राम होता है। तो पूरी हमारी एक कैविटी बन जाती है, थोरैसिक कैविटी, और इसी कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं लंग्स। तो लंग्स के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा हुआ कि लोकेशन इसकी थोरैसिक कैविटी के अंदर है। फिर जो लंग्स होते हैं ये हमारे पेयर्ड स्ट्रक्चर है, पेयर्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है, यानी कि इनको हम दो उसमें स्ट्रक्चर में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट में, एक राइट और एक लेफ्ट। तो बेटा लंग्स के बारे में थोड़ी सी बातें करनी है, तो इनके बारे में बातें करते हैं, लंग्स के बारे में। लंग्स, तो पहला पॉइंट तो इनके बारे में ये कि सर ट्रायंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर है। अब ये ऑलरेडी मैंने आपको कवर कराया कि डॉर्सल साइड पे क्या है, आगे क्या है, लेटरली क्या है, और नीचे से क्या प्रेजेंट है। नीचे से डायफ्राम है, डॉर्सली बैकबोन है, आगे से स्टर्नम है, और लेटरली रिब्स होती हैं, 12 पेयर होती है हमारी रिब्स की, वो पूरी हमारा एक पूरा चैम्बर बनाती हैं, ठीक है। तो ट्रायंगुलर शेप्ड हो गई ये। अभी जो लंग्स होते हैं, ठीक है, इनकी दो कवरिंग होती है, टू कवरिंग, टू कवरिंग्स, ध्यान देना। ये ट्रैकिया, ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड कर गया, लेफ्ट ब्रोंकस, राइट ब्रोंकस, दे एंटर इनटू द ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। नीचे क्या प्रेजेंट है? नीचे एक हमारा डोम शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको कहते हैं डायफ्राम, जिसको बोलते हैं नीचे डायफ्राम। ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है। तो राइट लंग और लेफ्ट लंग के बारे में थोड़ा एक पॉइंट मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि राइट लंग स्लाइटली बिगर होगा एज कंपेयर टू द लेफ्ट लंग। रीजन क्या होता है सर? यहां पर एक डिप्रेशन आपको दिख रहा है, इस डिप्रेशन को हम कहते हैं कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच एक्चुअली ये वो पार्ट है जो हार्ट के लोअर वेंट्रिकल को अकोमोडेट करता है, कार्डियक नॉच वाला जो पार्ट है। और ये ऐसा कुछ नहीं है, ये थोड़ा सीधा ही है इस तरीके से, है ना, कॉन्स्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है, लेकिन ये डिप्रेशन है कार्डियक नॉच। उसके बाद इसकी जो कवरिंग होती है, कवरिंग पे ध्यान देना, दो कवरिंग है, दो कवरिंग होती है।
आउटर कवरिंग को हम कहते हैं पैराइटल प्लूरा, पैराइटल प्लूरा, और जो इनर कवरिंग है उसको हम कहते हैं विसरल, विसरल प्लूरा। अब इनके बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, एक फ्लूइड भरा होता है, उसको कहते हैं प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। अब ये जो फ्लूइड है इनके बीच में, इसका दो काम है, दो फंक्शन है। सबसे पहला, इट रेड्यूस फ्रिक्शन, reduces friction। दूसरा, प्रोटेक्शन, है ना। थोड़ा बहुत किसी ने मैकेनिकल शॉक दिया, किसी ने एक तरीके से, ठीक है, इंजरी हुई, तो ये मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्बर होता है, ठीक है। उसके साथ साथ प्रोटेक्शन का काम तो कर ही रहा है, और फ्रिक्शन को भी ये रिड्यूस ही कर रहा है, ठीक है। तो प्लूरल फ्लूइड, ये उसकी आउटिंग कवर दोनों तरफ होती है, यहां भी होगी और यहां भी होने वाली है, ठीक है। तो प्लूरल फ्लूइड। अब ये जो हमारी पैराइटल प्लूरा है, ये वाली पैराइटल प्लूरा, ये आउटसाइड जो फ्लूइड होता है हमारा, इसको फेस करती है, और जो विसरल प्लूरा है, ये लंग्स की जो कैविटी है, ये इंटरनल स्पेस ऑफ द लंग है, ये इसको फेस करती है। ये तो ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है। तो लंग्स के बारे में ये वाला पॉइंट समझ में आया हमें। इसकी कवरिंग जो है, दो कवरिंग है, टू कवरिंग। सबसे पहला वन पैराइटल प्लूरा, और दूसरी जो है वो है हमारी विसरल प्लूरा। उसके बाद हम आते हैं कि सर ये जो हमारी लंग्स के अंदर ब्रोंकाई एंटर करी, ये कहां तक गई, ठीक। कि उसके बाद फर्दर ब्रांचिंग ऑफ द ब्रोंकाई, ये ट्यूब कहां लीड करती है। तो नेक्स्ट हेडिंग होगा ब्रांचिंग ऑफ डक्ट्स विद इन लंग्स। तो देखो, इसको समझना बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। ट्रेकिया, ट्रेकिया डिवाइड कर जाता है इनटू लेफ्ट ब्रोंकाई, लेफ्ट ब्रोंकस या राइट ब्रोंकस। इस बात को ध्यान रखना है, एनसीईआरटी भी कहती है कि फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के ऊपर है। फिफ्थ थोरेसिक, आपने जब 10th तक पढ़ा हुआ है, तो 10th तक आपने बेसिकली ये पढ़ा हुआ है कि ट्रेकिया है, ट्रेकिया डिवाइड कर जाता है, लंग्स में चला जाता है। तो थोड़ा सा मैं उसमें एड ऑन कर रहा हूं सारी चीजों को, कि ट्रेकिया जो है वो डिवाइड करेगा ब्रोंकाई के अंदर। जैसे ही ब्रोंकाई के अंदर ऐड करता है, डिवाइड करता है, तो ये मैंने आपको बताया कि सर ऑलरेडी ये ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर के अंदर क्या करता है, एंटर कर जाता है। इसके आगे क्या होता है, इसके आगे ये और डिवाइड कर जाता है, इसके आगे ये और डिवाइड कर जाएगा, फिर और क्या होगा, फिर ये और डिवाइड कर जाएगा, इसके आगे फिर ये और डिवाइड कर जाएगा, फिर और डिवाइड कर जाएगा, तो फर्दर ट्यूब्स में डिवाइड करता है। तो ये तो ब्रोंकाई हो गई। ये जो आगे की ट्यूब है इनको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स। प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स की डिवीजन को भी हम कहते हैं सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स। सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स की फर्दर डिवीजन को हम कहते हैं टर्शरी ब्रोंक्यूल्स। ठीक है। और उसके बाद भी ये लोग, ये आगे फर्दर ब्रांचेस होती हैं, ठीक है, तो इनको हम कहते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ये जो आगे है डिवाइड कर रही हैं, इनको हम कहेंगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। अब टर्शरी ब्रोंक्यूल तक, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल में अगर मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताऊं, ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं होती है, तो इसमें तीन प्रकार की आती हैं, टी, आर और ए। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलर ब्रोंक्यूल्स। तो ये फर्दर ब्रांच करती करती प्राइमरी सेकेंडरी में ब्रांच होगी, सेकेंडरी टर्शरी में ब्रांच होगी, ये फर्दर और सारी ट्यूब्स में ब्रांच करेंगी। जब ये ब्रांच करती हैं तो इनको कलेक्टिवली टर्मिनल ब्रोंक्यूल बोलते हैं। उसके बाद ये एंड कहां करती हैं, एंड करती हैं इनटू सैक लाइक स्ट्रक्चर, इनटू सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, और इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं
एल्वियोलाई। क्या बोलेंगे? एल्वियोलाई। तो जो एल्वियोलाई होती हैं इनटू सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये हैं वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। बैग लाइक स्ट्रक्चर, इंपॉर्टेंस क्या है इनकी? इंपॉर्टेंस ये है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन्हीं एल्वियोलाई लेवल पर ही होता है। तो साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस का ये साइट है। जरा ध्यान से देखेंगे, छोटा कर लेता हूं मैं इसको एक बार। देखो भाई, ट्रेकिया फेरिंग्स से आ रहा है, फेरिंग्स फर्दर डिवाइड करता है इनटू ब्रोंकाई इनटू प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शियरी ब्रोंक्यूल, देन आगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स व्हिच अल्टीमेटली लीव इनटू द एल्वियोलाई। तो कहां पे लीड करती हैं सारी की सारी? एल्वियोलाई में लीड कर जाती हैं, जो कि सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और यही है साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब एक चीज समझनी है, ध्यान से देखना मेरी बात। नॉस्ट्रिल से लेकर के अगर आप पूरी इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक देख लोगे या टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक देख लोगे, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, तो ये होती हैं कंडक्टिंग पार्ट। ये होता है कंडक्टिंग पार्ट। लेकिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स अल्टीमेटली दे लीड इनटू द एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई होता है एक्सचेंज पार्ट। यानी कि ये वो जगह है जहां पर लंग्स गैसेस को एक्सचेंज करेगा और ब्लड के अंदर ट्रांसफर कर देगा, या ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड वहां से कलेक्ट कर लेगा। तो वो साइट कौन सी होती है? वो साइट होती है एल्वियोलाई। तो देखो, नॉस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कंडक्टिंग पार्ट, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल से एल्वियोलाई वो है एक्सचेंज वाला पार्ट। एक बात इसमें इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि ये तीनों, और ये जो ट्रेकिया उसके साथ साथ ये जो ब्रोंकाई है, और ये तीनों प्लस इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, स्पेलिंग गलत होगी, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, they are covered by cartilaginous rings. Why? रीजन वही सेम है सर, कोलैप्सिंग से बचाना है एब्सेंस ऑफ एयर के अंदर। ओके, तो आप जरा देखें कि जो ब्रांचिंग है लंग्स की, मैंने बता दिया राइट लंग, लेफ्ट लंग, फिफ्थ जो वर्टिब्रा है उस पे जो ट्रेकिया है वो डिवाइड करेगा इनटू राइट ब्रोंकस एंड द लेफ्ट ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, टर्शियरी ब्रोंक्यूल, एंड देन फाइनली इनटू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के जो शुरुआती जो होते हैं, दे विल बी पोजेसिंग द सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। उसका रीजन होता है कि उनको कोलैप्सिंग से बचाना होता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट डन हो गया। एक बार जरा डायग्राम देख लेते हैं, हैव अ लुक एट द डायग्राम। देखो भाई, तो ट्रेकिया डिवाइड करता है ब्रोंकाई, ये फर्दर डिवाइड करती है, ये आगे देखो ब्रांचिंग होती चली जा रही है। ओके, तो ये जो हमारा येलो कलर का दिख रहा है प्लूरल फ्लूइड है, इसके बाहर पैराइटल प्लूरा, अंदर विसरल प्लूरा, नीचे डोम शेप। तो आई होप जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो डन हो गया है। अब उसके बाद वीडियो की फिर से स्टार्टिंग में आते हैं, जब टॉपिक स्टार्ट किया था कि कौन कौन सा टॉपिक डन कर लिया है, कवर कर लिया है। तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन, और तीसरा पार्ट दैट इज द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब नेक्स्ट पार्ट आता है, वो है हमारा मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग का मैकेनिज्म, यानी कि किस तरीके से गैसेस हम एक्सचेंज करते हैं। क्योंकि ज्योग्राफिकल फिनोमेना के अकॉर्डिंग जब भी कभी एयर मूव करती है, ओके, तो वो प्रेशर डिफरेंस के कारण मूव करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब आप समझिए कि सर ये कैविटी है, इस कैविटी के अंदर बाहर से एयर कैसे एंटर कर जाएगी और क्यों कर जानी चाहिए? तो सबसे पहला आंसर है कि प्रेशर डिफरेंस होता है।
प्रेशर डिफरेंस हम कैसे क्रिएट करते हैं, एक सिंपल सी बात समझो। यहां पर अगर प्रेशर हाई होगा, हाई प्रेशर होगा तो एयर अंदर जाएगी, इसका मतलब यहां पर प्रेशर होगा लो। तो ब्रीदिंग के टाइम पे तो, इनहेलेशन के टाइम पे तो ये कंडीशन होनी चाहिए। लेकिन जब एक्सहेलेशन करना है, ठीक है, वी हैव टू ब्रीद आउट द एयर, तो उस टाइम पे क्या है कि कंडीशन रिवर्स हो जानी चाहिए। यहाँ प्रेशर हाई, बाहर का प्रेशर कंपैरेटिवली लो होना चाहिए, तो एयर अपने आप बाहर मूव कर जाएगी। हाउ डू वी रेगुलेट द प्रेशर ऑफ द अवर थोरेसिक कैविटी, और लंग्स की जो हमारी कैविटी होती है उसका प्रेशर हम कैसे रेगुलेट करते हैं, तो इस बात को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ब्रीदिंग के मैकेनिज्म में दो प्रोसेस आता है, टू प्रोसेस। नंबर वन इनहेलेशन, नंबर टू एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब इनटेक ऑफ द एयर, एक्सहेलेशन मतलब ब्रीदिंग आउट ऑफ एयर, सिंपल सी बात। अब इनहेलेशन ऑफ एयर और एक्सहेलेशन ऑफ एयर के अंदर मैंने बताया कि मूवमेंट ऑफ एयर, मूवमेंट ऑफ एयर रिक्वायर प्रेशर चेंज, प्रेशर चेंज। अब प्रेशर चेंज कैसे कर सकते हैं, तो साइंस के बच्चे जानते हैं कि वॉल्यूम को अगर चेंज करोगे तो एयर का प्रेशर जो है वो वेरी करता है ना। सो वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज कोरिलेट्स विथ प्रेशर चेंज। एयर के प्रेशर की बात चल रही है, और रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स रिलेशन होता है इसमें, इनवर्स रिलेशन। अगर एयर का वॉल्यूम बढ़ा दोगे तो उसका प्रेशर घट जाएगा, एयर का वॉल्यूम कम कर दोगे तो उसका प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम को रेगुलेट करोगे तो प्रेशर का डिफरेंस भी क्रिएट हो जाएगा। तो इनहेलेशन के टाइम में हमें पता है कि बाहर हाई प्रेशर होता है, बाहर हाई प्रेशर अंदर लो प्रेशर, कैसे क्रिएट हुआ, तो लो प्रेशर है तो इसका मतलब सर ये है कि वॉल्यूम जो है वो हमारे यहाँ बहुत हाई है, कैसे क्रिएट होंगे। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है सबसे पहले सर, उसमें हम बात करते हैं इनहेलेशन की, इनहेलेशन की। तो पहला पॉइंट इनहेलेशन। अब एक इंपॉर्टेंट बात और, कि जो एक्सचेंज होता है यानी कि जो प्रेशर चेंज होता है, पार्ट्स इन्वॉल्व इन प्रेशर चेंज। सबसे पहला डायफ्राम, क्योंकि देखो डायफ्राम भी एक मस्कुलर शीट है, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उसका साइज छोटा और बड़ा हो सकता है, वो भी हम देखेंगे कि किस तरीके से डायफ्राम रोल प्ले करता है कैविटी की, चेस्ट कैविटी को रेगुलेट करने के अंदर। डायफ्राम है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा एक्सटर्नल, दूसरी इंपॉर्टेंट मसल होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, जो कि हमें बिटवीन रिब्स मिलती हैं, बिटवीन रिब्स मिलती हैं। ये हमारी चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम को रेगुलेट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आइए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट आगे, इनहेलेशन का प्रोसेस। इनहेलेशन, तो इनहेलेशन में क्या होता है, पहली बात एक्टिव प्रोसेस है, कारण मसल कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्व होती है, एनर्जी इन्वॉल्व होती है। तो यहां पर क्या होगा कि जो डायफ्राम है, जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होती है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, उनका भी कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो इन दोनों के कॉन्ट्रैक्शन से होगा क्या, दोनों के कॉन्ट्रैक्शन से ये होता है कि जो हमारी कैविटी है, जो हमारा डायफ्राम पहले यहां था वो यहां आ जाता है नीचे, वो नीचे आ जाता है, मतलब यहां से नीचे आ गया। तो ऑब्वियसली बात है, कॉमन सेंस अप्लाई होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगी। उसके साथ जो हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करती है तो चेस्ट कैविटी बाहर की तरफ मूव करती है। बेटा ध्यान देना, अगर मैं इसको पूरी की चेस्ट कैविटी मान लूं, इसको पूरी की चेस्ट कैविटी में मान लूं, तो सबसे पहली बात तो नीचे की तरफ वॉल्यूम बढ़ती है और बाहर की तरफ वॉल्यूम बढ़ती है।
तो कोई आपसे पूछे, कभी कभार ऐसा भी पूछते हैं कि वॉल्यूम कैविटी जो बढ़ती है, जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, वो किस किस प्लेन में होती है? तो देखो, इस प्लेन में भी इंक्रीज हो रही है और इस प्लेन में भी इंक्रीज होती है, दोनों प्लेन के अंदर। इस प्लेन में इंक्रीज करने का काम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल करेंगी, और जबकि इस प्लेन में इंक्रीज करने का काम करती है डायफ्राम। एंटीरियो पोस्टीरियर प्लेन, और ये हमारा डॉर्सो वेंट्रल प्लेन होता है। ठीक है। इससे होगा क्या, जैसी वॉल्यूम बढ़ेगी, अंदर वॉल्यूम बढ़ेगी, वॉल्यूम हाई, प्रेशर जो है वो लो, बाहर का प्रेशर हाई, एयर विल गश इनटू इट, तो इनहेलेशन हो गया। ठीक है। उसके साथ अगर आप देखोगे एक्सहेलेशन कैसे हो रहा है सर, जस्ट लुक एट द एक्सहेलेशन वाला पार्ट। सेकेंड स्टेप है इसके अंदर एक्सहेलेशन। अब इसके अंदर कोई मसल कॉन्ट्रैक्शन का इन्वॉल्वमेंट है नहीं, तो ये पैसिव प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होकर के फ्लैट शेप्ड हुआ था, डोम से फ्लैट शेप्ड हुआ था, वो सिंपल उसको रिलैक्स कर दो तो वापस अपनी जगह पर पहुंच जाएगा। तो यहां क्या होगा, डायफ्राम वापस गया, नीचे से ऊपर मूव करा, तो वॉल्यूम जो है वो क्या होगी, वॉल्यूम श्रिंक होगी। वॉल्यूम क्या होगी, श्रिंक होगी। जैसी वॉल्यूम श्रिंक होगी सर, प्रेशर हो जाएगा हाई, बाहर का प्रेशर हो जाएगा लो, एयर विल गश आउट ऑफ इट। याद करने का बहुत इजी तरीका है, सिंपल। अगर एयर आ रही है तो जिस डायरेक्शन में एयर का मूवमेंट होता है, डायफ्राम का मूवमेंट भी उसी डायरेक्शन में होता है। एयर बाहर जा रही है तो डायफ्राम का जो मूवमेंट है वो भी ऊपर की तरफ ही होता है। तो बहुत आसान है इसको आराम से याद करना। यानी कि एक्सहेलेशन के टाइम में इसमें दो चेंजेस होती हैं, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, रिलैक्सेशन होगा। उसके साथ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक्सटर्नल इंटर कोस्टल मसल्स, ये भी रिलैक्स करती हैं। एज ए रिजल्ट क्या हुआ, वॉल्यूम डिक्रीज्ड, प्रेशर इंक्रीज्ड, एयर विल गश आउट ऑफ इट। तो ऐसे हमारा इनहेलेशन होता है। तो ये वाला टॉपिक भी हमारा डन हुआ। स्टार्टिंग में आते हैं कौन कौन सा टॉपिक हमने डन कर लिया है। देखिए, इंट्रोडक्शन डन हो गया, रेस्पिरेटरी ऑर्गन डन हो गया, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हो गया, और हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कैसे होता है वो भी हमने डन कर लिया। आज की इस वीडियो का आखिरी टॉपिक बचा है, वो है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, यानी कि कितनी एयर हम ब्रीदिंग करते हैं, लंग्स कितनी एयर होल्ड कर सकता है, वेरियस हमारी रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज होती हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो बहुत जरूरी है, और वैसे भी इनको हम देखेंगे। ये चीजें अभी तक हमने नहीं पढ़ी हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दूंगा कि किस तरीके से ये हमारी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स होती क्या है और इनकी क्या क्या वैल्यू होती है। अगर ये एक बार में याद ना हो तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये 2-4 बार आप रिवाइज करोगे तो बड़े आसानी से आपको आराम से आ जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी वॉल्यूम करने से पहले मैं एक टॉपिक आपको और कराना, मतलब मुझे कराना है, वो है स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। कि रेस्पिरेशन के स्टेप्स में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं पूरे रेस्पिरेशन में, यानी कि जो ब्रीदिंग वाला पॉइंट है इसमें कौन कौन से हमारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहला पॉइंट है ये, नंबर 1, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स। लंग्स में अगर बात करें तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कौन सी साइट है, वो होती है हमारी एल्वियोलाई, बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेयर। ये हो गया पहला स्टेप। सेकंड जो स्टेप होता है एल्वियोलाई के बीच में, एल्वियोलाई के बीच में, और ये हमारा है वेस्कुलर सिस्टम यानी कि ब्लड के बीच में। गैसेस यहां आती हैं, यहां से गैसेस का इस ब्लड के अंदर ट्रांसफर होना, ये हो गया बेटा हमारा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड, एल्वियोलाई एंड ब्लड। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो हमारा ब्लड में हमारी गैसेस आती हैं, इनका पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होना, पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होना। तो तीसरा स्टेप आ जाता है, दैट इज गोइंग टू बी द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब ये भी सेपरेट टॉपिक है कि गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता कैसे है, इस बारे को हम अगली वीडियो में देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए हमारा टॉपिक है कि रेस्पिरेशन के कौन कौन से स्टेप हैं। तो पहला स्टेप एल्वियोलाई के साइड पर एक्सचेंज होना, दूसरा एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में एक्सचेंज, तीसरा ब्लड जो है उसको लेकर के चला गया। अब चौथा स्टेप जो होता है वो ब्लड के बीच में और जो बॉडी टिश्यू है,
देखो बेटा, ब्लड के बीच में और जो बॉडी टिश्यू है इसके बीच में एक्सचेंज होना, यानी कि ब्लड है, बॉडी टिश्यू है, जब इनके बीच में एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसको चौथा स्टेप बोलते हैं। तो जरा एक बार देखो आप, यूजली ठीक है, ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन, तो सबसे पहला हमारा लंग्स वाला पॉइंट है, पल्मोनरी वेंटिलेशन by which atmospheric air is drawn in and CO2 rich alveolar air is released out. Diffusion of gases across alveolar membrane, यानी कि alveoli और blood में transport of gases by the blood, फिर उसके बाद में diffusion of O2 and CO2 between blood and the tissue, और फाइनली इसके अंदर एक आखिरी स्टेप भी होगा कि जब एक बार ये गैसेस यहाँ ट्रांसपोर्ट हो गई, ऑक्सीजन यहाँ चला गया, तो फिर ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करेगा, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे, पूरा रेस्पिरेशन कैरी आउट होगा, वो पांचवा स्टेप मेंशन था। सो यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2, सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, सो दिस वी हैव डिस्कस्ड, और ये एक सेपरेट चैप्टर का पार्ट है, बट रेस्पिरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला हो गया। आखिरी टॉपिक पे आते हैं, दैट इज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, वेरियस रेस्पिरेटरी जो हमारी वॉल्यूम्स हैं, कैपेसिटीज हैं, उन पे आ जाते हैं बेटा। देखो, सबसे पहली बात, आप इमेजिन कर लीजिए कि सर हमारा जो लंग्स है, हमारा जो लंग्स होता है, इसके अंदर एक इतनी वॉल्यूम ऑफ एयर, देखो मैं आपको बताऊं तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमारे लंग्स में आ सकती है वो है 6000 ml, 6 लीटर ऑफ एयर हमारे लंग्स में आ सकती है। इसको मैं आपको समझा रहा हूं समझने के तरीके से, बिल्कुल आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके अंदर आप देखो ऑलरेडी एक वॉल्यूम ऑफ एयर हमारी प्रेजेंट होती है, इसमें एक अमाउंट ऑफ एयर जो है वो हमारी हमेशा रहेगी, बिकॉज आप देखना कभी भी जो हमारी लंग्स होते हैं वो कभी कोलैप्स नहीं होते, बिकॉज उसमें एक रेस्पेक्टिव अमाउंट, एक डेजिग्नेटेड अमाउंट ऑफ जो एयर है वो रहती है हमेशा। इसको कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या बोलेंगे? रेसिडुअल वॉल्यूम, विच ऑलवेज रिमेन्स इन द एयर। इसको किसी भी तरीके से आप कितना ही फोर्सफुल एक्सेलेरेशन कर लीजिए, आप बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। उसके बाद एक एयर ऐसी है जो आप थोड़ा फोर्सफुल एक्सेलेरेशन करें, एब्डोमिनल मसल्स की ताकत लगाओ। प्रेग्नेंट बेबी जो लेडीज होती हैं वो तो एब्डोमिनल मसल से ब्रीथ करती हैं, वो एक, ठीक है। तो एब्डोमिनल मसल्स की अगर ताकत लगाओ तो फोर्सफुल एक्सेलेरेशन होगा, तो एक वॉल्यूम ऑफ एयर आप और बाहर निकाल सकते हो, और इसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये यहां पे दिख रहा है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये वॉल्यूम ऑफ एयर, इतनी वॉल्यूम ऑफ एयर हमेशा रहती ही है। एक वॉल्यूम ऑफ एयर इतनी है कि जो नॉर्मल कंडीशन में बाहर नहीं निकलेगी, लेकिन आप इसको फोर्सफुली चाहो तो निकाल सकते हो। तो ये वाला पॉइंट हमारा हो गया। इसके बाद एक एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर हम हमेशा इनहेल करते हैं और एक्सेल करते हैं। नॉर्मल आप सोचो कि आपने कोई एयर इनहेल करी, कोई एयर एक्सेल करी। एयर इनहेल और एक्सेल जब करी तो इसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम मतलब नॉर्मल रेस्पिरेशन के अंदर हम जो एयर इनहेल और एक्सेल करते हैं उसको कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। समझ गए बात को? तो टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल इनहेलेशन है या नॉर्मल एक्सेलेशन है। लेकिन आप ये भी सोच के देखो कि सर जो हम नॉर्मल सांस, जो एयर इनहेल कर रहे हैं, इसके अलावा क्या और भी एयर हम इनहेल कर सकते हैं? थोड़ा और अगर हम मान लो ताकत लगाए तो हाँ, कर सकते हैं। तो जो और एयर हम इनहेल कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये देखो, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर? पूरी, अगर इन सारी कैविटी, सारी आप इसको दोनों लंग्स की कैपेसिटी को एक साथ मिला दोगे, दैट कम्स आउट टू बी समहाउ 6000 ml और 6 लीटर के आसपास आती है। जैसे रेसिडुअल वॉल्यूम जो है वो लगभग 1100 ml के आसपास आती है। ERV जो है लगभग वो भी 1100 ml के आसपास आती है। ये 500 हो गई, और ये है हमारी 3000 ml। अब इनको अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो कितना आ रहा है? 3000, 3500, 4600 और ये 5500, यानी कि सम वॉट वो 5500 से लेकर 6 लीटर के आसपास ही हमारी पूरी वॉल्यूम बन जाती है। अब कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर होती है हमारी जो इनकी कॉम्बिनेशन से बनती है। बच्चे ध्यान देना, कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर होती है जो इनकी कॉम्बिनेशन से बनती है।
नॉर्मल सिंपल 4 लेवल की एयर हमारे पास वॉल्यूम होती है। सबसे पहली सर एक वॉल्यूम ऑफ एयर है जो कि हमारी कभी बाहर निकल ही नहीं सकती है, उसको कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। एक एयर होती है जो फोर्सफुली निकाली जा सकती है, उसको कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नॉर्मल एयर जो इनहेल एक्सेल करते हैं दैट इज गोइंग टू बी द टाइडल वॉल्यूम। और एक वॉल्यूम ऑफ एयर है जो फोर्सफुल इनहेल करी जा सकती है, उसको कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इनके कॉम्बिनेशन से बहुत सारी हमारी दूसरी वॉल्यूम्स या रेस्पिरेटरी कैपेसिटी बन जाती हैं। ठीक है, जैसे पहली दो वॉल्यूम को अगर मिलाओगे दैट बिकम्स इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी इनहेल्ड, वो नॉर्मल भी है और उसके साथ साथ फोर्सफुल इनहेलेशन भी है। मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर जिसको हम इनहेल कर सकते हैं वो बन जाता है हमारा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी एक्सेल्ड यानी कि टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये बन जाएगा हमारा एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इन दोनों को मिलाओगे तो, और इन दोनों को मिला दोगे यानी कि एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को और रेसिडुअल वॉल्यूम को, ये बन जाता है एफआरवी, फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। ये एक एयर है जो नॉर्मल कंडीशन में लंग्स में हमेशा रहेगी ही रहेगी फॉर द एक्सचेंज, इसलिए इसको कहा जाता है फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम, जो इन दोनों के मिलने से बनती है। फिर इसमें एक और कैपेसिटी वाली हमारी एयर होती है जो शुरुआती 3 होती हैं। ठीक है, शुरुआत की जो 3 होती हैं इनको अगर आप मिला दोगे ये बन जाता है हमारा वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी यानी कि एक नॉर्मल एक्सेलेशन करने के बाद कितना एयर आप इनहेल कर सकते हो, या एक नॉर्मल इनहेलेशन के बाद कितना मैक्सिमम एयर आप, या नॉर्मल फोर्सफुल इनहेलेशन के बाद कितना एयर आप एक्सेल आउट कर सकते हो। यानी कि आईआरवी, टाइडल वॉल्यूम, टीवी और ईआरवी टुगेदर कलेक्टिवली फॉर्म वाइटल कैपेसिटी। तो आप देख रहे हो 4 वॉल्यूम है जो कॉम्बिनेशन से बनती हैं, 4 वॉल्यूम है जो एक्चुअली होती है। तो अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है, टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, 500 ml इसकी वॉल्यूम होती है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर फोर्सफुल इंस्पिरेशन, यानी कि ताकत लगा के और थोड़ी एनर्जी लगा करके जो हम एयर इनहेल कर सकते हैं, इसका लगभग वैल्यू जो होता है 3000 ml के आसपास होती है, 2500 से 3000। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि जो नॉर्मल हम एयर एक्सेल आउट कर सकते हैं वो तो टाइडल ही है, लेकिन उसके अलावा और फोर्सफुल कितनी कर सकते हैं वो हो जाएगी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज गोइंग टू बी 1000 टू 1100 ml। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ रेसिडुअल वॉल्यूम। फोर्सफुल एक्सेलेशन के बाद भी एक एयर बच जाती है जिसको अपन कहते हैं, ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 1100 ml से लेकर 1200 ml होगी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी यानी कि आईआरवी प्लस टीवी, जितनी एयर इनहेल कर सकते हो उसको इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी ईआरवी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टीवी, टाइडल वॉल्यूम, ये मिलके बनाते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी है फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम या फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ईआरवी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम मिलके बनाते हैं ये। वाइटल कैपेसिटी ये बन जाएगा टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, ये मिलके बनाते हैं। और टीएलसी टोटल लंग कैपेसिटी सबको जोड़ दो तो दैट कम्स आउट टू बी समवॉट 6000 ml। तो ये है हमारी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। तो 4 हमारी एक्चुअली होती हैं और बाकी 4 इनको कंबाइन करके बनाई जाती है। तो ये टॉपिक आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच। आगे की जो हमारी इसके टॉपिक्स हैं वो अगली वीडियो में कवर अप करते हैं। थैंक यू।